एक व्यक्ति जिसका 5 महीने पहले उसकी पत्नी से तलाक हो गया है, उसके घर में उसका एक 4 साल का बेटा है और वह बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता है। एक शाम जब वह शराब पीने के लिए जा रहा था तो उसी दौरान उसके फ़ोन पर कुछ फ़ोटोज़ आते हैं और जैसे ही वह व्यक्ति उन फ़ोटोज़ को देखता है तो बड़ा ही परेशान हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको अपने किए गए फैसले पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन थोड़ी देर पछताने के बाद वह सोचता है कि जो गलती हो गई है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस गलती को सुधार सकते हैं। तो इसी वजह से सुबह होते ही मैं अपनी पत्नी के मायके जाऊंगा और वहां पर उससे माफ़ी मांगकर उसे अपने साथ ले आऊँगा। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह वहाँ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। अब इसके बाद जैसे ही पति दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो सामने देखता है कि कि वो पत्नी जिससे 5 उसका तलाक हो गया है वह अपने पति के साथ उसके पास आई है, जिसने शादी के कपड़े पहन रखे हैं। लगता है जैसे अभी अभी उसने उससे शादी की हो। इस बात को देखकर पति एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। क्या था उन फोटोज में ऐसा और किस वजह से इन दोनों का तलाक हुआ था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है संजय। संजय जो कि पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गया है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन है। उसके पिता उस पर खेती बाड़ी किया करते हैं और उन्हीं से उनका घर का गुजारा चला करता है। संजय का एक खास दोस्त होता है जिसका नाम है रवि। अब रवि और संजय दोनों पक्के मित्र हैं और तभी रवि की शादी तय हो जाती है। इसके बाद जो रवि होता है वो अपने मित्र से अपनी शादी में चलने के लिए कहने लगता है, तो संजय भी तैयार होकर रवि की शादी के लिए निकल जाता है। जिस दिन शादी होती है उस दिन संजय रवि की शादी में बाराती बनकर खूब नाचता है और नाचने के बाद वहां पर चला जाता है जहां पर लड़का और लड़की के फेरे हो रहे थे। वहां पर जाने के बाद जैसे संजय उस लड़की की यानी कि जिससे उसकी दोस्त की शादी हो रही थी उसकी एक सहेली को देखता है तो देखते ही पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है। इधर वह सहेली जिसका नाम था सीमा, वह भी उस संजय को देखती है और संजय को देखते ही पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। इसके बाद मौका देखकर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के बाद दोनों अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं। तभी जो संजय होता है वह सोचने लगता है कि जब हम दोनों को प्यार हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग इसी मंडप में अपनी भी शादी करा लें। यह बात सोचकर वह इस बारे में सीमा से बात करता है तो सीमा भी इस बात के लिए एग्री होती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात कर लो और मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूं। इसके बाद जो संजय होता है वह वहां से अपने माता पिता से बात करता है और उनसे कहने लगता है कि इस शादी के अंदर मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब माता पिता इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं कि बेटे को दोस्त की शादी में भेजा था लेकिन वो तो वहां से अपनी शादी करने की फिराक में है। तभी उसका पिता कहता है कि नहीं बेटा, शादी ब्याह के मामले ऐसे नहीं हुआ करते, कुछ टाइम लगेगा और टाइम लगने के बाद अगर वो लड़की तुम्हें सच में ही पसंद है तो हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। ऐसा कहकर संजय के माता पिता ने मना कर दिया था। इधर सीमा के घर वाले ने भी यही बात की थी। इसके बाद संजय और सीमा के फोन एक दूसरे के पास हो जाते हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उन दोनों के बातों का सिलसिला चलने लगता है और इधर वह दोनों अपने अपने घर वालों से शादी की बातें करने लगते हैं। संजय के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी और जब यह बात सीमा के घर वालों को पता चलती है तो वो भी इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इसके बाद सीमा के घर वाले एक दिन संजय के घर वालों के पास रिश्ता लेकर आते हैं और दोनों की बातें तय हो जाती हैं। बातें तय होने के बाद एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद सीमा संजय के घर दुल्हन बनकर आती है। घर में आने के बाद वह अच्छी तरह से घर को संभालती है, संजय के माता पिता का ख्याल रखा करती और संजय से बेइंतहा प्यार किया करती है। संजय के घर वाले भी इस बात से बड़े ही खुश हैं और वह सोचते हैं कि ये तो काफी अच्छा हुआ जो बच्चे ने अपनी पसंद से शादी कर ली, अब कम से कम ये जीवन भर खुश तो रहेंगे। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सीमा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सीमा प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी का समय आना था। अब जैसे उसकी डिलीवरी होती है तो सीमा को पता चलता है कि सीमा ने एक लड़के को जन्म दिया है और लड़के को आते ही संजय और सीमा की जिंदगी में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से संजय के हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। उसी दौरान जिस दौरान सीमा को बच्चा हुआ था उसी दौरान संजय के माता पिता एक सड़क हादसे में मारे जाते हैं और उसके बाद वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब संजय इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान होता है कि उसके माता पिता की मौत हो गई है, अब घर की सारी जिम्मेवारियां उसे ही उठानी पड़ेंगी। इसके बाद संजय अपने फर्ज को
समझते हुए वहां पर अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने लगता है और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। वह दिन भर खेती किया करता और शाम को अपने घर में आया करता और इसी तरह से समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ संजय की जिम्मेवारियों का बोझ जब संजय के ऊपर पड़ता है तो उनके प्यार में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यानी कि अब तक तो जिम्मेवारियां माता पिता के ऊपर थी, लेकिन अब संजय खुद कमाया करता, तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इस बात को लेकर कभी कभी संजय और उसकी पत्नी में लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसे ही चलते हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं और उनका बच्चे की उम्र अब 4 साल हो गई थी। अब जब बच्चा 4 साल का होता है तो उस दौरान भी उन दोनों में प्यार तो काफी होता है, लेकिन जिम्मेवारियों की वजह से दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते हैं और यह बात कहीं ना कहीं दोनों के मन में खटका करती थी। एक दिन शाम को जब संजय अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहा था, उसकी पत्नी की आंख लग गई थी और संजय बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आता है और जैसे ही संजय उस मैसेज को खोलकर देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहां पर संजय के फोन में उसकी पत्नी के कुछ आपत्तिजनक फोटो थे जो कि एक नंबर से भेजे गए थे। इसके बाद संजय चुपके से वहां से उठता है और उठने के बाद उस कमरे से बाहर जाकर उस नंबर पर फोन मिला देता है। अब जैसे ही वो फोन मिलाता है तो फोन मिलाने के बाद दूसरी तरफ से जो लड़का फोन उठाता है, इसके बाद संजय उससे उन फोटोज के बारे में पूछने लगता है तो वो कह देता है कि भाई मैं तो जानबूझकर अब तक तुम्हें ये फोटो नहीं भेजे थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसी औरत के साथ रहकर, इसी वजह से मैंने तुम्हें फोटो भेज दिए हैं। लेकिन इन फोटोज के बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को जाना करता हूं। अगर तुम्हारी पत्नी को यह पता चल गया कि ये फोटो मैंने तुम्हारे पास भेजे हैं तो मेरी खैर नहीं है, वो मुझ पर केस कर देगी और मैं खामा-खाही जेल काटने लगूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि इन फोटोज के बारे में अपनी पत्नी को यह मत बताना कि ये फोटोज मैंने भेजे हैं। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और संजय के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। इन सभी बातों को सोच सोचकर जो कुछ उसके सामने हो रहा था, पूरी रात भर वह इस बारे में सोचता रहता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ ऐसे फोटोज थे जिन फोटोज को देखने के बाद वह चाहकर भी अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, जिस प्यार की वजह से वो अभी तक अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाया था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह संजय अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद वापस आता है तो उसने ढेर सारी शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। कहता है कि तुम तो बदचलन हो और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस बात को सुनते ही जो सीमा होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। वह अपने पति को समझाने लगती है, लेकिन जो पति होता है वह पूरी तरह से शराब के नशे में चूर था और वह अपने पत्नी से कह देता है कि तुमने जो कुछ भी किया है बहुत ही बुरा किया है और उसका सबूत मेरे फोन में है। अब तुम मेरे घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकती और तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके बाद सीमा पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसका पति नहीं मानता तो वह भी अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। जाते हुए वह अपने बेटे को गोद में उठाती है, लेकिन तभी उसका पति कह देता है कि ये मेरा भी बेटा है और इसे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकती। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते रोते उस बच्चे को नीचे उतार देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन गेट से बाहर निकलने से पहले वो वापस मुड़ती है और वापस मुड़ने के बाद अपने पति के पैरों को पकड़कर कहने लगती है कि संजय, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे इस तरह से घर से निकाल रहे हो। सीमा की आंखों में आंसू थे। इधर संजय भी इस सबको देखकर फूट फूट कर रोने लगा था और वो कहता है कि तुमने गलती ही ऐसी कर दी है कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है इस चीज को करने से पहले एक बार तुम्हें मेरे प्यार का ख्याल करना चाहिए था। इसके बाद सीमा और भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल दूर चली जाऊंगी, लेकिन एक बार मुझे ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है। तभी जो संजय होता है वो अपने फोन को निकालता है और उन फोटोज को उसे दिखा देता है। अब इन फोटोज को देखकर सीमा पूरी तरह से हैरान हो गई थी, लेकिन फिलहाल वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि ये फोटो साफ साफ गवाही दे रहे थे कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है और फिलहाल संजय कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। यही सोचकर सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से अपना सामान लेती है और सीधा अपने घर चली जाती है, अपने मायके में जाकर रहने लगती है। अब मायके वाले जब सीमा से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो सीमा फूट फूट कर रोए जा रही थी, क्योंकि सीमा के सामने जो दृश्य था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। इसी वजह से सीमा अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बता पाती है और ऐसे ही चुपचाप रह जाती है। तभी एक दिन
दिन जब सीमा अपने मायके में रहती है, उसके पति का फोन आता है और वो कहने लगता है कि देखो मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फोन पर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि संजय ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल ये फोटो मेरे है ही नहीं और मुझे नहीं पता ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आए और ये फोटो मेरे कब खींचे गए। लेकिन जो संजय होता है उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता है। तभी सीमा समझ जाती है कि अब उसका तलाक होने से कोई भी नहीं रोक सकता और उसका तलाक होकर रहेगा। लेकिन जो सीमा होती है अपनी लाज को बचाने के लिए संजय से एक वादा लेती है। कहती है कि ठीक है तलाक तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इन फोटोज को किसी को भी मत दिखाना और इन फोटोज को हो सके तो डिलीट कर देना। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, इस बात का मैं तुमसे वादा करती हूँ। संजय भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो तो मैं इन फोटोज को जब डिलीट करूंगा जब मुझे तुम तलाक दे दोगी और कोई भी कैसी भी डिमांड या अलग तरह का कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं डालोगी। सीमा और संजय के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत थे और कोई भी कैसी भी अदर डिमांड नहीं थी, तो इसी वजह से तलाक होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कुछ ही समय में दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद संजय ने अपने बेटे की कस्टडी अपने पास रख ली थी, क्योंकि सीमा से उसने कह दिया था कि तुझ जैसी बच्चलन के पास मैं अपने बच्चे को नहीं रखना चाहता। इसके बाद संजय का बेटा संजय के पास रहता है और सीमा अपने घर के अंदर रहा करती है। लेकिन बार बार उसे ये बात खटका करती है कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सीमा अपनी इस बात को अपने मन के अंदर दबाए रखती है, क्योंकि एक लड़की को अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी होती है और वह नहीं चाहती कि यह फोटो चारों तरफ फैले और मेरी इज्जत को दाग लगे। इसी वजह से वह किसी से कुछ नहीं कह पाती है और अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घुटने लगती है। वह गुमसुम सी घर के अंदर बैठी रहा करती और इस बात को देखकर उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। वह सोचते हैं कि ना तो इसने हमें वजह बताई है और ना ही उस बात के बारे में जिक्र करना चाहती है, क्योंकि जब भी सीमा से उसके घर वाले पूछा करते कि बेटी अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है, अब तो हमें वजह बता दो, किस वजह से तुम इतनी परेशान रहा करती हो, तो सीमा फूट फूट कर रोने लगा करती और अपने घर वालों को डांट दिया करती और कहा करती कि मुझसे इस वजह के बारे में पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से घर वाले उससे कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं और वो उसकी परेशानी को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ पर हो आओ, वहां पर हो सकता है तुम्हारा मन लग जाए और फिर उसके बाद दूसरे सिरे से जिंदगी को स्टार्ट करना। अभी तलाक को 4 महीने बीत गए थे और 4 महीने बाद जो सीमा है वहां से अपने मामा के यहाँ पर चली जाती है, क्योंकि सीमा ने अपनी पढ़ाई लिखाई अपने मामा के यहाँ से की थी, तो इसी वजह से वो वहां पर आ जाती है और वहां पर रहने लगती है। लेकिन 10-12 दिन बाद जब सीमा अपने मामा के एक घर से दूसरे घर में जा रही थी, तो उसी दौरान रास्ते में उसे एक विशाल नाम का लड़का मिलता है। विशाल जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था शादी से पहले, और वह देखते ही उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि सुनाओ सीमा कैसी हो। इसके बाद सीमा ना चाहते हुए उससे 2-4 बातें कर लेती है और बातों के दौरान विशाल उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद सीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोच विचार करने लगती है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल जो उसके पति के पास फोटो भेजे गए थे वो विशाल के ही जरिए भेजे गए थे और यह फोटो विशाल ने एडिट करके बनाए थे। और इस बात का सीमा को जब पता चलता है, जब विशाल उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वह उससे कहने लगता है कि सीमा मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। सीमा पहले तो उससे मना कर देती है, लेकिन तभी उसे ज्ञात होता है कि मेरी शादी टूट गई है, इस बारे में इसे कैसे पता है और ये मुझसे शादी करने के लिए क्यों कह रहा है। तो वो उससे कहने लगती है कि चलो वो बात तो ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता है कि मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया है। तभी जो विशाल होता है अपनी काली सच्चाई सारी के सारी सीमा के सामने रख देता है और कहता है कि वो सारे फोटोज जो तुम्हारे पति ने देखे थे और जिनकी वजह से तुम्हारा तलाक हुआ है, वो सारे फोटोज मैंने उसके पास बनाकर भेजे थे और मेरी वजह से तुम्हारा तलाक हो पाया है। मैं कॉलेज के टाइम से तुम्हें पसंद किया करता था और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। अब इस बात को सुनकर सीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वह उससे पूछने लगती है कि ये बताओ ये फोटो तुम्हारे पास आए कहां से, जबकि मैंने तो कोई ऐसे फोटो कहीं पर भी खिंचवाए नहीं थे। तो वो कहने लगता है कि आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है, ये एडिटिंग का कमाल है। मैंने तुम्हारा फोटो सोशल मीडिया से उठाया था और उसे एडिट करके ऐसा बना दिया ताकि तुम्हारा तलाक हो सके।
ये सभी बातें सीमा विशाल से प्यार प्यार में पूछ रही है ताकि वो पूरी जानकारी निकाल सके और इसके बाद अपने उजड़े हुए घर को बसा सके। इसके बाद जब सीमा को पूरी जानकारी मिल जाती है तो वह विशाल को धमकाने लगती है और पुलिस में पकड़वाने के लिए कहती है। अब जब विशाल देखता है कि सीमा जो अब तक उससे प्यार से बात कर रही थी और शादी करने के लिए भी तैयार थी, वो अचानक से उस पर भड़क उठी है, तो विशाल समझ जाता है कि सीमा की एक चाल थी ताकि ये मुझसे सारी सच्चाई को उगलवा सके। इसके बाद जो विशाल होता सब कुछ समझ चुका था और वह एकदम से सीमा के सामने हाथ जोड़ने लगता है और माफी मांगने लगता है। कहता है कि सीमा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे पुलिस में मत पकड़वाना। ऐसा कहते हुए वह माफी मांगने लगता है क्योंकि विशाल भी पढ़ा लिखा था और सीमा भी पढ़ी लिखी थी। दोनों को पता था कि ऐसी चीजें बिल्कुल गैर कानूनी होती हैं और इनकी वजह से पुलिस भी पकड़ सकती है। इसके बाद जो सीमा होती है वो विशाल को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे कहती है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है उस चीज को तुम्हें ठीक करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें माफी मिलेगी। अब विशाल सीमा से कहने लगता है कि वो कैसे, तो वो कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरे फोटो बनाए हैं ऐसे ही मेरे पति के फोटो बनाओ और उन फोटोज को उनके पास भेज दो ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि मेरी पत्नी निर्दोष है और उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा कहकर सीमा विशाल को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है और विशाल भी सीमा के कहे अनुसार ऐसे फोटो बनाकर उसके पति के पास शाम को ही भेज देता है। संजय जो कि शराब काफी ज्यादा पीने लगा था और शराब पीने के कारण उसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। ये सभी बातें सीमा को भी पता थी और सीमा को यह भी पता था कि संजय उससे कितना प्यार किया करता है, लेकिन कहीं से भी उसके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं लग रही थी जिससे उनका घर दोबारा से बच सके। लेकिन आज उसके पास ऐसी चीज हो गई है जो कि संजय के पास पहुंच चुकी है। जब शाम के समय संजय शराब पीने के लिए जा रहा था अपने घर के अंदर ही एक कमरे में, तो उसी दौरान उसके फोन पर फिर से मैसेज आते हैं और उन मैसेज के अंदर ऐसे फोटो आते हैं। अब जैसे वो फोटो उनके सामने आते हैं तो संजय को सब कुछ समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि ये फोटो जो उसके सामने आए थे ऐसा काम उसने कभी किया ही नहीं है और ये फोटो उसके सामने कहां से आ गए। इसके बाद संजय दोबारा से उस नंबर पर फोन मिलाता है, लेकिन फिलहाल वो फोन नंबर स्विच ऑफ था। यह सब कुछ देखने के बाद संजय पहले तो बहुत ज्यादा पछताता है और पछताने के बाद अपनी पत्नी से माफी मांगने का फैसला करता है। वह सोचता है कि जो गलती मैंने की है उसको सुधारूंगा भी मैं ही और अपनी पत्नी से जाकर माफी मांगूंगा। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह संजय तैयार होता है और तैयार होने के बाद जैसे अपने घर से अपनी पत्नी के मायके जाने वाला होता है, उसी दौरान उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। अब जैसे डोरबेल बजती है तो संजय पूरी तरह से तैयार था और जाकर दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई है, जिसके गले में वरमाला है और साथ में एक लड़का है जिसने भी दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं और उसके गले में भी वरमाला है। इसके बाद वह उससे यहाँ पर आने का कारण पूछने लगता है, तो जो सीमा है वो संजय से कहने लगती है कि संजय, मैंने दूसरी शादी कर ली है और शादी करने के बाद हम लोग विदेश जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ ताकि आखिरी बार मैं उससे मिल सकूँ। ऐसा कहकर वह संजय से अपने बच्चे से मिलने के लिए कहने लगती है, तो संजय भी उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। अब घर के अंदर आने के बाद संजय बार बार सोच रहा है कि वह उससे माफी मांग ले, लेकिन फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि उसके साथ उसका दूसरा पति है और वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ हो। वह अपने बच्चे को अपने गले से लगाती है तो उसका बेटा भी अपनी मम्मी के गले लिपट जाता है और कहने लगता है कि माँ, अब तुम यहाँ से कभी भी मत जाना। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखते हैं क्या होता है, और यह बात संजय को भी सुनाई दे जाती है। इसके बाद सीमा वहां से जाने लगती है अपने दूसरे पति के साथ, लेकिन तभी संजय सीमा को रोकता है और रोकने के बाद कहता है कि सीमा, अगर बुरा ना मानो तो तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पिया करता हूं और मैं इसका ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख सकता। तो सीमा संजय के पास आती है और कहती है कि संजय, अब ये मुमकिन नहीं है। उस टाइम पर मैं अपने बच्चे को ले जा रही थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मेरी दूसरी शादी हो गई है तो मैं भला इस बच्चे को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर सीमा वहां से मुड़कर अपने पति के साथ जाने लगती है। तभी संजय एकदम से सीमा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सीमा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहीं पर रुक जाओ। और ऐसा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। जब सीमा अपने पति को पैरों में पड़े हुए देखती है तो वह उसे उठाती है और उठाने के दौरान ही सीमा का जो दूसरा पति था वह उसके पास आता है और अपने गले से उस वरमाला को निकालकर संजय के हाथ में थमा देता है और कहता है कि भाई साहब, ये आपकी ही पत्नी है, मैं तो इसका कजन ब्रदर हूं और मैं तो केवल एक छोटे से नाटक का पात्र हूं जिसके लिए मुझे सीमा ने कहा था। अब इस बात को सुनने के बाद संजय थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी सीमा हंसने लगती है और अपने उस दूर के कजन से कहने लगती है कि यार, तुमने गड़बड़ कर दी, काफी मजा आ रहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संजय पूरी तरह से आश्चर्यचकित है और सीमा इस बात को देखकर हंसने लगती है। उसके बाद जो सीमा होती है पूरी के पूरी सच्चाई
संजय के सामने बयां कर देती है और उसे बता देती है कि इन सब के पीछे एक विशाल नाम के लड़के का हाथ था, जो कि कॉलेज टाइम में मुझे पसंद किया करता था और उसने इसी वजह से मेरा और तुम्हारा डिवोर्स करवाया था ताकि वो मुझसे दूसरी शादी कर सके। लेकिन जैसे ही मैं उससे मिली तो उसके बाद ये सब कुछ मेरा प्लान था, जिसकी वजह से अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। संजय इस बात को सुनते ही सीमा को गले लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि सीमा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया और तुम्हारी याद की वजह से मैं शराब पीने लगा। इसके बाद सीमा संजय को सहारा देती है और दोनों एक दूसरे से फिर से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।